Hello everyone. Today again I'm here with my new video based on macroeconomics chapter 1. मैं इसकी half of the video already upload कर चुकी हूँ और ये आपका remaining half chapter explanation है. So before starting the video, don't forget to like my video, subscribe my channel and even please press the bell icon. So I want to continue my topic with the स्कोप ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स. हम अभी इस लास्ट पोर्शन में 3 ऑफ द टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं बेस्ड ऑन स्कोप, बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंस एंड माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स. तो फर्स्ट वन आता है आपका स्कोप ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स. इसका फर्स्ट पॉइंट आता है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स. मीन टू से दैट हम स्कोप ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स में एरिया ऑफ स्टडी करते हैं कि मैक्रोइकोनॉमिक्स में क्या क्या फील्ड ऑफ वर्क, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती है, किस चीज़ के बारे में स्टडी किया जाता है. तो हियर इज़ द एस्टिमेशन नेशनल इनकम. मीन्स हम इसमें नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं और साथ ही इससे रिलेटेड जितने भी एग्रीगेट्स होते हैं लाइक वाइज जीडीपी, एनडीपी एंड फर्दर मोर एलिमेंट्स हम इसमें स्टडी आउट करते हैं. सेकेंड पॉइंट आता है आपका थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. आप इस पॉइंट में ये स्टडी आउट करते हैं कि जितने भी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यूज़ हैं कि कितना कंट्री में एम्प्लॉयमेंट है, कितना कंट्री में एम्प्लॉयमेंट नहीं है. इवन नहीं है तो उसके कॉजेज़ क्या हैं, अगर नहीं है तो उसके रेमेडीज़ क्या है, कैसे हम चीज़ों को कॉम्बैट कर सकते हैं ऑन सच सिचुएशन. थर्ड पॉइंट आता है आपको थ्योरी ऑफ मनी. थ्योरी ऑफ मनी रिलेटेड टॉपिक है आपका. आप इसमें सभी कमर्शियल बैंक, आरबीआई के रोल्स स्टडी करते हो, कैसे आपकी कंट्री में एक लिक्विडेशन होता है मनी का, वो सभी आप इसमें स्टडी आउट करते हैं. फोर्थ पॉइंट आता है आपका थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल. मीन टू से दैट इसमें जितने भी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन गैप होते हैं इकोनॉमी में, वो सभी आप इसमें प्राइस लेवल स्टडी करते हैं इकोनॉमी रिलेटेड. फिफ्थ पॉइंट है आपका रोल ऑफ द गवर्नमेंट. रोल ऑफ द गवर्नमेंट मीन्स आपकी इकोनॉमी में कैसे गवर्नमेंट का एक इनिशियल रोल प्ले होता है. जैसे कि गवर्नमेंट एक बजट बनाती है, जब वो बजट बनाती है तो वो टोटली उसका पूरा पूरा इम्पेक्ट पड़ता है आपकी इकोनॉमी पे. तो वो आप चीज़ यहाँ पे ओवरऑल स्टडी आउट कर पाएंगे. लास्ट पॉइंट है आपका एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट. एक्सचेंज रेट मीन्स आप इसमें मनी जो भी मार्केट आपके रिलेटेड होती इंटरनेशनल से, वो सभी आप इसमें कनेक्ट करते हैं. सभी चीज़ें आप स्टडी करते हैं कि कैसे एक्सचेंज रेट होता है, किस तरह से मैनेजमेंट होता है उस चीज़ का. तो आप बेसिकली इंटरनेशनल मनी मार्केट स्टडी आउट करते हैं. अब आपका सेकंड आता है सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स. मैक्रोइकोनॉमिक्स की वैल्यू क्या है, इफ़ यू आर स्टडिंग इट तो ये आपको कैसे हेल्प आउट करता है, क्या क्या चीज़ें आप इससे सही कर पाते हैं और ये किस चीज़ का डिस्क्रिप्शन देता है. फर्स्ट वन है आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी. दैट मीन्स मैक्रोइकोनॉमिक्स में जो भी आप एलिमेंट स्टडी करते हो उससे आप अपनी इकोनॉमी को डिस्क्राइब कर पाते हो. डिस्क्राइब इन द सेंस आपका नेशनल इनकम का क्या एस्टिमेशन है, आपकी कंट्री का अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, गवर्नमेंट बजट कितना है. ये सभी एलिमेंट्स आपकी इकोनॉमी को डिफाइन करता है. सेकेंड पॉइंट आता है आपका रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जब आप अपनी इकोनॉमी में सभी प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो उन सभी का मोटिव ये होता है कि आप अपनी इकोनॉमी को इन्हांस कर पाए, ग्रोथ डेवलपमेंट की ओर ले जाएं. तो बेसिकली आप जितनी प्रोग्राम पॉलिसीज़ होते हैं वो इसी मोटिव से आप इम्प्लीमेंट करते हैं. थर्ड पॉइंट है आपका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. देखिए इकोनॉमी को एक स्टेबलाइज रखना बहुत ही नेसेसरी है. दैट इज टोटली डिपेंड ऑन सम ऑफ द पॉलिसीज़ लाइक मॉनेटरी पॉलिसी, लाइक फिस्कल पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी जानते होंगे तो बैंकिंग के हाथ में होता है और फिस्कल पॉलिसी टोटल गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग होता है, तो गवर्नमेंट डिसीजन बेस्ड होता है. तो ये सभी पॉलिसीज़ आप इसमें स्टडी करते हैं जस्ट बिकॉज द रीज़न आप अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सकें. अब आपका फोर्थ पॉइंट आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस. बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस में आप ये स्टडी करते हैं कि आपकी कंट्री की क्या परफॉर्मेंस है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. लाइक आप जो भी ट्रेड कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी आपकी पेमेंट्स होती है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड आप स्टडी करते हैं इस टॉपिक में. अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज
फिफ्थ पॉइंट, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। देखिए, आपकी कंट्री में जो भी आपकी पॉवर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो सभी आप सॉर्ट आउट करते हैं, जो भी इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं आप सभी सॉर्ट आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैक्रो मॉडल्स। आप उन सब के थ्रू इन सब सिचुएशन से हैंडल आउट करने की कोशिश करते हैं। लास्ट पॉइंट है दैट इज पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी फॉर्मुलेशन एक्चुअली क्या है, जो आप पॉलिसी बनाते हैं उसका फॉर्मुलेशन बहुत नेसेसरी है। बनाना, डिस्कशन करना तब तक वर्कआउट नहीं करेगा टिल आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। इम्प्लीमेशन इज़ रियली एन इम्पॉर्टेंट स्टेप, जिससे आप इम्प्लीमेंट करने के बाद ही ग्रोथ और डेवलपमेंट की और अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं। सो इस तरह से मेरा सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट होता है। अब मैं लास्ट टॉपिक की तरफ आना चाहूँगी। बहुत ही छोटा टॉपिक है बट इट्स अ नाइस वन। आप इसको पढ़िए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। इट्स नेम लाइक पैराडॉक्स, बट आप ये मत सोचिएगा थोड़ा डिफिकल्ट वन है। नो, इट्स द ईजिएस्ट एंड सिंपलेस्ट थिंग। लेट अंडरस्टैंड द थिंग्स। देखिए, जो चीज़ें आपकी लॉजिकल होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वो ज़रूरी नहीं है कि वही लॉजिकल सेटल हो जाए आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जो भी आपके कंसेप्ट होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मान लीजिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में कोई चीज़ें बेहतर वर्कआउट कर पा रही हैं बट वही सेम लॉजिक मैक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं बैठ पा रहा है, हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर नहीं हो पा रहा है, तो यही पॉइंट को हम यहाँ क्लियर करने जा रहे हैं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स में। जैसे मैंने आपको यहाँ माइक्रो का डिस्क्रिप्शन किया है, यहाँ मैक्रो का डिस्क्रिप्शन किया है, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में लेट अंडरस्टैंड कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिंगल पर्सन होता है। हम सिंगल पर्सन इंडिविजुअल स्टडी करते हैं। सो हियर अगर इंडिविजुअल स्टार्ट डूइंग द सेविंग, अगर वो पैसे बचाने लगता है तो सीधी सी बात है उसके फ्यूचर के वेलफेयर के लिए है, उसका फ्यूचर अच्छा हो पाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इंडिविजुअल की जो सेविंग है वो यहाँ पर एक बेनिफिशियल साबित हो रही है, उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर हम इसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं, अब मान लीजिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम सभी लोगों को कंक्लूड करते हैं, तो यहाँ पे अगर ऑल पीपल स्टार्ट डूइंग सेविंग तो क्या इम्पैक्ट्स पड़ेंगे। देखिए, जब आप सेविंग करना शुरू कर देंगे तो आप सीधी सी बात है आप स्पेंड करना लेस कर देंगे। जब आप स्पेंड नहीं करेंगे दैट मीन्स यू आर डिमांडिंग लेस, आप कोई चीज़ परचेज नहीं कर रहे हैं। जब आप परचेज नहीं करेंगे तो एक शॉपकीपर से वो चीज़ नहीं सेल आउट हुई है तो उसकी एक तरीके से इनकम जनरेट नहीं हो पाएगी। डिक्लाइन तो हुई है डिमांड लेकिन उसकी इनकम जनरेट नहीं होगी। इनकम जब तक जनरेट नहीं होगा तो वो एक सर्कुलेशन में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा, अपने बिजनेस को नहीं बढ़ा पाएगा क्योंकि उसकी खुद की सेविंग उतनी नहीं हो पाई है। जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो उसी तरीके से आपका प्रोडक्शन भी फॉल ऑन होगा। जैसे फॉल ऑन क्यों होएगा, आपकी प्रोडक्शन क्यों मतलब रुकना तो आपका इम्प्लीकेबल है। देखिए, जब आप परचेज ही नहीं करेंगे चीज़ें तो एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन तैयार करके क्या करेगा इतने बड़े आउटपुट लेवल पे, तो सीधी सी बात है वो भी एक डिक्लाइन लेवल पे जाएगा। अब आप परचेजिंग ही नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा, तो लेवल ऑफ आउटपुट कंट्री का खुद ब खुद कम हो चुका है। जब वो कम हुआ है तो सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था कि जब हमारी कंट्री का लेवल ऑफ आउटपुट लेस हो जाता है, कम होता है, तो वो ग्रोथ नहीं कर पाता है और वो हमारी कंट्री को पॉवर्टी डायरेक्शन में लीड करता है। तो देखा जाए कि माइक्रो में जो लॉजिकल्स क्लियर थे वो मैक्रो में सेटल आउट नहीं हो पा रहे हैं। तो यही आपका टॉपिक है, इसके साथ आपका चैप्टर 1 ख़त्म होता है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट मी, और उसके बाद आप मुझे कमेंट करके अपने इश्यूज़ बताएंगे। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट, और अगर कुछ स्किप हो गया है तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। बाय।